Hello friends, welcome back to my channel @biomed। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC साइकिल। ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ETSB कहते हैं फॉर द शॉर्ट फॉर्म। This is going to be last step for biological oxidation। ये लास्ट स्टेप रहने वाला है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन यानी रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन को ही बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये लास्ट स्टेप रहने वाला है। अच्छा, इससे पहले बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन देखी जिसमें ग्लूकोज जो फाइनली ब्रेक डाउन हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड में और साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर में हमने देखी। ठीक है, अब ये स्टेप की जरूरत क्या पड़ी, यानी ये एक लास्ट स्टेप और बचा है। क्यों भाई, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बना चुके हैं, जब ATP बन चुका है, साथ ही साथ कुछ वाटर भी बन चुका है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, व्हाट इज़ एक्चुअली इट्स नीड, इसकी लोकेशन क्या है और एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है, यानी इस रिएक्शन से होगा क्या। ठीक है, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे फॉर द बेसिक्स। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो जी भाई, नीड क्या पड़ी, हमें इस लास्ट स्टेप की ज़रूरत क्यों है। देखिए, अभी तक अगर हम देखें तो ग्लूकोज जो है, जो हम खाना खाते हैं उससे जो मोनोसेक्राइड्स बनते हैं, मोनोपेप्टाइड्स बनते हैं, वो सारे के सारे यूटिलाइज हो जाते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टू रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ATP। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में क्रैब साइकिल तक आते आते, तो वो ब्रेक डाउन में आपको 3 ATP मिलते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, साथ ही साथ कुछ एनर्जी, यानी सिर्फ 3 ATP मिलते हैं फ्रॉम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आपने देखा होगा जब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जब क्रैब साइकिल में या फिर ग्लाइकोलाइसिस में कहीं ATP बन रहा है या GTP बन रहा है, तो वो सबस्ट्रेट जो होता है वो अपना फॉस्फेट ट्रांसफर कर देता है बाय द हेल्प ऑफ काइनेज एंजाइम टू ATP टू फॉर्म ATP। डायरेक्टली रिएक्शन के दौरान ही ATP बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ATP बहुत कम है। उसके साथ साथ कुछ और भी तो बनता है, NADH बनता है। ठीक है, NADH बनता है एंड क्रैब साइकिल में FADH2 भी बनता है। ठीक है, ये भी तो ATP का ही सोर्स है, बट दे आर दी रिड्यूसिंग एनर्जी, यू शुड से स्टोर्ड रिड्यूसिंग एनर्जी। ओके, स्टोर्ड रिड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, दे हैव द टेंडेंसी, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, दे हैव द टेंडेंसी टू पास ऑन देयर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पास करेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन पास होंगे एक चैनल से दूसरे चैनल पर, तो कुछ एनर्जी डिसिपेट करेंगे और इस एनर्जी को यूटिलाइजेशन हो जाएगा टू फॉर्म द ATP। ठीक है, द रेस्ट अमाउंट ऑफ ATP, क्योंकि हमने तो सुना है ना रेस्पिरेशन के दौरान 36 या 38 ATP बनते हैं, तो रेस्ट अमाउंट ऑफ ATP इनके यूटिलाइजेशन से बनेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन चैनल्स के जरिए पास करेंगे। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यही तो है, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन अ चेन रिएक्शन। अब लोकेशन क्या है। ठीक है, अभी हम सब बेसिक जान रहे हैं, मैं धीरे धीरे प्रोसेस के डीप में भी जाऊंगी। लोकेशन क्या है, लोकेशन है इसका इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, सॉरी इनर मेम्ब्रेन, ओनली इनर मेम्ब्रेन, स्पेस नहीं, इनर मेम्ब्रेन। अभी इनर मेम्ब्रेन का मतलब भाई देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे आपके 3 ऑर्गेनल हैं, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपका है आउटर मेम्ब्रेन और ये है आपका इनर मेम्ब्रेन, और ये दोनों फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये भी अपने आप में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये भी अपने आप में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे। और इन दोनों के बीच में भी एक स्पेस है, दिस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ये स्ट्रक्चर है बेसिक, अगर हम बता रहे हैं सॉसेज शेप स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, अगर हम सबको ये बात पता ही है। अब जो रेस्पिरेशन है उसके अलग अलग रिएक्शन अलग अलग पार्ट में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज से पायरेट जब बन रहा है, यानी ठीक है पायरिक एसिड जब बन रहा है, तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो सिर्फ सेल साइटोप्लाज्म में हो जाती है। देन पायरिक एसिड से उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मैट्रिक्स में होता है। साथ ही साथ ओके, अब मैट्रिक्स क्या है, इनर मेम्ब्रेन जिस एरिया को सराउंड करती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो आर्डिटेडी मेम्ब्रेन है, बिल्कुल राउंड या इक्वल शेप की नहीं, अलग अलग होती है। तो वहाँ पर उसके इनर मेम्ब्रेन जो एरिया को सराउंड करते हैं उसको मैट्रिक्स कहते हैं। वहाँ पर होती है क्रैब साइकिल एज वेल एज
द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, पायरिक एसिड कन्वर्ट होता है, ठीक है, एसिटाइल कोए में, और फाइनली वो एसिटाइल कोए से किस में जाता है, ठीक है, फाइनली वो एसिटाइल कोए से किस में जाता है, क्रेब्स साइकिल में, टू फॉर्म और टू कन्वर्ट इट पायरिक एसिड इनटू फाइनली इनटू ऑक्सीडाइज इट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो सब मैट्रिक्स में हो रहा है। अब मैट्रिक्स में ही क्यों नहीं हो गई है यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, क्योंकि NADH सबसे ज़्यादा और FADH2 क्रेब्स साइकिल में बन रहा है जो कि मैट्रिक्स में बन रहा है, तो ये इनर मेम्ब्रेन में क्यों हो रहा है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, देयर आर सम ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स, ठीक है, और ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स कह सकते हो इनको, ठीक है, या फिर एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। ये चैनल्स हैं जो कि एक्सेप्टर्स हैं, रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन को और पास करते हैं किसी और को, ठीक है। ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स हैं, 5, टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस है, 1 to 5, ठीक है। अब मीनिंग क्या है ETS का, बहुत सारी चीज़ें, इसको बहुत सारे नाम से पुकारते हैं। सबसे पहले मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसका मतलब है कि जो आपका इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, और वो जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स है उसके वो जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन आपके किसी और चैनल को ट्रांसफ़र करता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके अगले चैनल पे जाते हैं, फिर अगला चैनल जो है वो दूसरे को ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन, फिर उससे अगला चैनल जो है वो कहीं और ट्रांसफ़र करता है, फिर वो आपके फाइनल चैनल को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। फाइनली देयर इज एन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, चेन ऑफ एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चेन वाइज ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दूसरा इसका नाम कुछ और भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। व्हाई इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी इसका एक नाम है, ठीक है, इनका एक नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों? देखिए, ये जो सारे कॉम्प्लेक्सेस है ना, इन सभी में कुछ रिड्यूसिंग पोटेंशियल है, ठीक है, और ये जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल है ये इनके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मेम्ब्रेन में अरेंज ही इस तरह से है कि सबसे कम रिड्यूसिंग पोटेंशियल है पहले वाले में, उसके बाद दूसरे वाले में, उसके बाद तीसरे वाले में, इसके बाद चौथे वाले में, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पोटेंशियल होता है ऑक्सीजन में। तो फाइनल रिसीवर ऑफ ऑक्सीजन कौन है? फाइनल रिसीवर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है आपका फाइनल रिसीवर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? ऑक्सीजन। फाइनली ऑक्सीजन कहाँ ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो आपका इसको लेकर क्या बना लेता है? वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसीवर है। सो हाईएस्ट रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो है वो आपका ऑक्सीजन में है, और ये चेन यूनी डायरेक्शनल है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं वो यूनी डायरेक्शनली होते हैं, क्योंकि अगर देखें तो इस वाले में सबसे पहले में जो है रिड्यूसिंग पोटेंशियल कंपैरेटिवली सेकंड वाले से कम है, तो दोबारा वापस तो जाएगा नहीं इलेक्ट्रॉन, इसी के पास जाएगा। फिर इसके बाद इसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, तो फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। तो ये वापस नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन, यूनी डायरेक्शनल फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूसिंग पोटेंशियल धीरे 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 कॉम्प्लेक्स के वाइज बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के पास होगा, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है, इसीलिए इट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव, ठीक है। अभी फॉस्फोराइलेशन पे भी आते हैं। व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन टर्म्स है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, a phospho or a pyrophosphate group to ADP to form ATP, to generate ATP, ठीक है। Now when these electron are flowing, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं from one complex to another complex, so this require energy, and in terms of energy जितनी एनर्जी इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए लग रही है, क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रॉन को एक चैनल से दूसरे चैनल उछालेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन एक चैनल से दूसरे चैनल जाएगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा,
ठीक है। जब वो एनर्जी लूज करता जाएगा, हर बार इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा, तो वो लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन। हर कॉम्प्लेक्स जितने इलेक्ट्रॉन पास करेगा उसी हिसाब से कुछ प्रोटोन जो है वो मेम्ब्रेन के दूसरी साइड जनरेट कर देगा। ठीक है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो ये प्रोटोन जो है वो आपके मेम्ब्रेन के दूसरे साइड डाल देगा, इसने ट्रांसफर किया ये भी प्रोटोन डाल देगा, इसने करे तो ये भी कुछ प्रोटोन जो है डाल जनरेट कर देगा। मेम्ब्रेन के जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जा रहा है, उसकी एनर्जी लूज हो रही है, वो एनर्जी का फॉर्मेट जो है वो है प्रोटोन। ठीक है, उस जितनी एनर्जी लूज हो रही है उतने ही वो प्रोटोन यानी कॉम्प्लेक्स जो है वो उतने ही प्रोटोन जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं थ्रू दी मेम्ब्रेन। Okay, and these proton finally get utilized by ATP synthase enzyme. ATP synthase enzyme जो है वो इन प्रोटॉन्स को यूटिलाइज कर लेगी। ठीक है, कैसे यूटिलाइज कर लेगी? इनको दोबारा से मेम्ब्रेन के दूसरे साइड भेजने के लिए, ठीक है, भेजेगी और कपल कर लेगी इस एनर्जी को टू फॉर्म द एटीपी। ठीक है, टू फॉर्म द एटीपी फ्रॉम एडीपी, एडीपी से एटीपी बनाने में। दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक और नाम है इसका केमी-ऑस्मोटिक कपलिंग। दिस इज द परफेक्ट नेम अगर मुझे कपलिंग, केमी-ऑस्मोटिक कपलिंग। ठीक है, ये परफेक्ट नेम क्यों है? केमी-ऑस्मोटिक कपलिंग जिस वजह से इस प्रोसेस के दौरान एटीपी प्रोड्यूस होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है। दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय पीटर मिशेल इन 1976। Peter Michel in 1976 has given this concept केमी-ऑस्मोटिक कपलिंग। अब उन्होंने कैसे समझाया? उन्होंने इस कंसेप्ट को समझाया कि जो रिड्यूसिंग सोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल NaDH एंड FeDH2, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये कोएंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली, और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सो दे रिलीज द इलेक्ट्रॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर, इन द मेम्ब्रेन, दे ट्रांसफर्ड इन द मेम्ब्रेन थ्रू चैनल्स। ठीक है, अब ये जो चैनल्स होते हैं, ठीक है, थ्रू द चैनल्स इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड बाय द चैनल एंड चैनल कंसिस्ट ऑफ, चैनल में क्या होगा? चैनल में कुछ कोएंजाइम्स होंगी, साथ ही साथ सो कोएंजाइम्स कौन है? कोएंजाइम ये आपके कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, साथ ही साथ कुछ है साइटोक्रोम्स। And when the electrons are transferring from these coenzyme to cytochromes or some channels, फ्री मेम्ब्रेन फ्री चैनल, देखिए ये इनकी तो पोजीशन है, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, इनकी तो पोजीशन फिक्स है। साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर भी हैं जो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे, तो कुछ मोबाइल कैरियर भी यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस NaDH एंड FeDH2 थ्रू दी मेम्ब्रेन चैनल्स। ठीक है, विच आइदर भी कोएंजाइम्स जो कि फिक्स है, और दी मोबाइल साइटोक्रोम्स, ठीक है, जो कि फिक्स नहीं है, वो लेके जा रहे हैं इन चैनल्स तक। When these electrons are transferred, they are losing their energy। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बता रही थी, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहे होंगे। ठीक है, इन दिस टर्म और इन द एक्सचेंज ऑफ दिस लूज एनर्जी, जितना वो एनर्जी लूज कर रहे हैं उतने ही अमाउंट ऑफ प्रोटोन जो है दे विल फ्लो बैक अक्रॉस, दे विल फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और वो कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? द अमाउंट ऑफ प्रोटोन, ठीक है, दे विल सो the energy loss during the transport of electron will be equalized by these complexes by transporting the proton। प्रोटोन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये आपका इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन है, सॉरी ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में अगर हम देखें तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर क्या है? प्रोटोन इकट्ठे हो गए। ठीक है, और ये आपके आउटर मेम्ब्रेन है। इससे क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस ट्रांसफर करते जाएंगे वैसे वैसे उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोटोन जो है उससे ज़्यादा बल्कि ट्रांसफर वो करते जाएंगे। पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 4 आपके प्रोटोन जाएंगे। इससे क्या होगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटोन के लेवल बढ़ जाएगा, प्रोटोन ज़्यादा हो जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन में कंपेरेटिवली कम होंगे प्रोटोन। तो इससे क्या होगा? जो पीएच वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी? अनइक्वल हो जाएगी। यहाँ पर जहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है वहाँ पीएच कम होगी, जबकि कंपैरेटिवली इनर मेम्ब्रेन में पीएच ज़्यादा होगी। इस अनइक्वलिंग ऑफ पीएच को इक्वलाइज करने के लिए,
ठीक है, ये भी इक्वलाइज करने के लिए आपके जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, इनके पास दे आर हैविंग दिस थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी, ये प्रोटॉन के पास थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी होती है दैट दे आर गोइंग टू फ्लो बैक, वो फ्लो बैक करेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन चैनल्स के जरिए जा रहे थे, ये भी फ्लो बैक करेंगे। और ये फ्लो बैक करने के लिए चैनल का इस्तेमाल करेंगे कौन से, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है आपकी कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, ये इस चैनल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जब ये जा रहे होंगे, यानी पर पेयर ऑफ प्रोटॉन जब ट्रांसफर हो रहा होगा यहाँ पर, तो ये चैनल इसका इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जितना पर पेयर ऑफ प्रोटॉन एक एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, ये इसका इस्तेमाल कर लेगा टू प्रोड्यूस एटीपी। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ ज़्यादा हो गए हैं और अनइक्वल पीएच हो गई है, तो प्रोटॉन हैव द टेंडेंसी टू फ्लो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन टू इक्वलाइज द पीएच। अपने पीएच को इक्वलाइज करने के लिए, इक्वल करने के लिए दोनों साइड में वो वापस जाना चाहेंगे, तो वो भी एक चैनल को फॉलो करेंगे और वो चैनल होगा एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का। ठीक है, और ये इनके फ्लो बैक की एनर्जी को इस्तेमाल कर लेगा एटीपी सिंथेटेज एंजाइम टू जनरेट एटीपी फ्रॉम एडीपी। ठीक है, दिस इज नोन एज केमिओस्मोटिक कपलिंग। केमिकल का ऑस्मोसिस एटीपी के सिंथेसाइज से कपल्ड कर दिया गया बाय दी एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, दिस इज केमिओस्मोटिक। ऑस्मोसिस ही तो हो रहा है, मेम्ब्रेन को पास कर रहे हैं ना वो। ठीक है, प्रोटॉन अपने एक्चुअल पोजीशन पे जाने के लिए, मैट्रिक्स में जाने के लिए वापस वो क्या कर रहे हैं, एक चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चैनल एटीपी सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, सो ये पीटर मिशेल ने बताया था। यही हमने जो है केमिओस्मोटिक कपलिंग जो है हमने पढ़ी थी। फॉस्फोराइलेशन जो है हमने फोटो फॉस्फोराइलेशन के दौरान भी ये पढ़ा था। ठीक है, फोटो फॉस्फोराइलेशन के दौरान भी, फॉस्फोराइलेशन के दौरान भी हमने ये जो है पढ़ा था, कंसेप्ट जो पीटर मिशेल ने दिया है। ठीक है, दिस इज ओनली दी नेमिंग। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि ये अलग अलग नाम क्यों हैं, क्योंकि ये भी हमें आखिरी तक कंफ्यूज करके रखता है कि ये नाम क्यों है, ये क्या है। ठीक है, अभी डिटेल में कि कॉम्प्लेक्स में कैसे ट्रांसफर होता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दिस इज ओनली द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, सो यहीं तक रखते हैं इसको, अगले में पढ़ते हैं कितने एटीपी होते हैं, क्या एक्चुअली बैलेंस शीट होती है पूरे आपके पूरे रेस्पिरेशन की। साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे उसके अंदर कि जो अलग अलग हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें कितने एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, सो थैंक यू अबाउट दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करते हैं इसको डिटेल में। थैंक यू।